नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्रीय परियोजनाओं में हो रही देरी के मामले में हस्तक्षेप किया है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले निवेश मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने करीब 3 दर्जन परियोजनाओं की समीक्षा की। इन सभी परियोजनाओं में हर परियोजना कम से कम 1000 करोड़ रुपए की है। प्रधानमंत्री ने अलग अलग मंत्रालयों से कहा है कि परियोजनाओं को पूरा होने में आने वाली बाधाओं को तुरंत दूर करने का रास्ता खोजा जाए। प्रधानमंत्री ने खासतौर पर पेट्रोलियम और रक्षा मंत्रालय को ताकीद की है कि जितना जल्दी हो सके योजनाओं को लेकर अपने मतभेद दूर करें। केंद्र सरकार की कुल 563 परियोजनाओं में से 272 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं। कुछ परियोजनाएं लगभग 1 महीने की देरी से चल रही हैं, लेकिन कुछ परियोजनाएं लंबे समय से लटकी हैं। परियोजनाओं में देरी का सीधा परिणाम होता है कि उनकी लागत बढ़ जाती है। क्या कारण है परियोजनाओं में देरी के और क्या है रास्ता इस देरी से बचने का, चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं जयप्रकाश रंजन, वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक जागरण अखबार के साथ। NC सक्सेना साहब NAC के सदस्य हैं और योजना आयोग के भी सदस्य रहे हैं इससे पहले। नजमा हिप्तुल्ला BJP की वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री हरीश रावत साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश रावत जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दिल्ली से बाहर हैं लेकिन टेलीफोन लाइन से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री काफी चिंतित नजर आते हैं और जब मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ था जिसमें आपको भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, तो उस वक्त में एक सीधा सा मकसद बताया गया था कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं जो देरी से चल रही हैं या जो लागू नहीं हो पाई हैं या जिस तरह से लागू होनी चाहिए थी उस तरह से लागू नहीं हो रही हैं, वो तमाम कमियां दूर की जाएं और काम में तेजी लाई जाए। उसके बावजूद प्रधानमंत्री चिंतित नजर आते हैं। क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि एक तो जो प्रोसीजरल डिलेज हैं मंत्रालयों के स्तर पर और या मंत्रालय और राज्यों के स्तर पर, उसको पर्सनल अटेंशन दे करके, व्यक्तिगत ध्यान दे करके उनको दूर किया जाए, उन बाधाओं का निदान किया जाए ताकि प्रोजेक्ट जो है समय पर प्रारंभ हो सके। दूसरा, कुछ अंतर मंत्रालयी जो कारण होते हैं, उनमें कुछ प्रोजेक्ट फंस जाते हैं, विशेष तौर पर पर्यावरण आदि की क्लियरेंस को लेकर के। तो उन सब बातों को और सैद्धांतिक मंजूरियों को जल्दी जल्दी हो जाए, तो उसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया और उसमें जो बातें आती हैं, जो ऐसी बड़े सवालात होते हैं, उनका समाधान निकाला जाता है। जैसे हाल में तेल ब्लॉक्स को लेकर के आया, उसमें रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुछ आपत्तियां थी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 1 माह के अंदर आप आपस में बैठ करके इसका समाधान निकाल करके लाएंगे हमारे। जी, लेकिन हरीश रावत जी, क्या सरकार को ये एहसास है कि 2014 दूर नहीं है और बहुत ज़्यादा समय सरकार के पास नहीं है? और आमतौर पर ये दावा किया गया था हाल ही में कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से, और जून के महीने में पिछले साल प्रधानमंत्री ने खुद बैठक की थी, लेकिन उसके बावजूद जो मंत्रालयों में एक तालमेल नज़र नहीं आ रहा है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जी, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है और प्रधानमंत्री जी चुनाव के दृष्टिकोण से ये सब बातों को नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारी जो प्रगति की रफ्तार है वो धीमी पड़ रही है। उसको एक्सेलरेट करने की जरूरत है, उसको तीव्रता देने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें न केवल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट है उसको खर्च करने की गति को तीव्र किया जाए। जी हरीश रावत जी, मैं लौटूंगा आपके पास कुछ देर और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ बने रहे। नजमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या कारण मानती हैं कि परियोजनाओं में इतनी देरी हो रही है? देखिए, कारण तो हम बहुत दिनों से कह रहे हैं कि ये सरकार में एक तरह से इनर्शिया है और वो इनर्शिया की वजह से कोई सरकार काम नहीं करी, नो गवर्नेंस है और आपस में मंत्रालयों के बीच में मतभेद है, मंत्रियों के बीच में मतभेद है और इस वजह से सारी जो भी डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो देर हो रहे हैं। आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये कहा कि उसकी लागत बढ़ जाती है,
सवाल से लागत का नहीं है। जब भी कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसके कंप्लीट होने के बाद उसका कोई एंड रिजल्ट होता है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से देश को क्या फायदा होगा, क्या उन्नति होगी जी। तो वो भी डिले हो रहा है। और इसके अलावा जिस वजह से कि डेवलपमेंट के कार्यक्रम किए जाते हैं उसमें लोगों को काम भी मिलता है। जैसे सड़कें बनने का एक प्रोग्राम था, जो साउथ से नॉर्थ तक और ईस्ट से वेस्ट तक की जो कॉरिडोर बनी थी जी। या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना थी, उसके अंदर ना सिर्फ के यातायात बढ़ता, लोगों की सहूलियत होती, मगर आम लोगों को उसमें नौकरी भी मिलती जी, और आर्थिक गतिविधियां भी उस इलाके में बढ़ती। नजमा जी, वो भी नहीं हो रहा है। जी नजमा जी, लौटूंगा आपके पास भी। एनसी सक्सेना साहब, आपने मुख्य विपक्षी पार्टी की नेता को सुना और केंद्रीय मंत्री को सुना, लेकिन कुल मिलाकर हालांकि दोनों ही पार्टियों की आर्थिक नीतियों में को बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है, प्रधानमंत्री काफ़ी चिंतित हैं। आपकी नज़र में एक तो वजह क्या होती है और कितनी वैलिड है, और इससे रास्ता क्या है, किस तरह से हो सकता है कि आर्थिक गति को, विकास की दर को तेज़ किया जा सके? देखिए, मंत्रालय है एक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और उनको ये काम दिया गया है कि पता करें कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें डिले क्यों हो रही है। और उनकी रिपोर्टों से साफ जाहिर है कि सबसे अधिक डिले होती है भूमि के प्राप्त होने में। तो भूमि अर्जन के जो हमारे कानून हैं वो बहुत ही पुराने हैं, उसमें किसानों का एक बातचीत करने का जो तरीका होना चाहिए वो नहीं है। उसके अलावा किसान लोगों को ये लगता है कि उन्हें अच्छा कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है तो कोर्ट वगैरह चले जाते हैं। साथ ही साथ जो सरकारी भूमि है, वन भूमि है, उसको भी किस प्रकार से शासन को प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र किया जाए, इसमें भी बहुत अधिक डिले होती है। और ये भी मैं बिल्कुल सहमत हूँ हरीश रावत साहब से कि अगर हम चाहते हैं देश का विकास हो, कृषि को ले लें, कृषि का उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है कि बिजली भी हो और सड़कें भी हों। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बिजली और सड़क दे देंगे तो कृषि का विकास होगा, छोटे किसानों का लाभ होगा, और जो भूमि पर भूमिहीन मजदूर हैं उनको भी लाभ होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बड़े बड़े लोगों का फायदा हो रहा है, इससे तो हमारी पूरी जो जनता है उसका लाभ होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अभी अभी हमने अखबार में पढ़ा कि जो वन भूमि है उसको, उसमें फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का एक मसला आता है। वो अपनी जगह सही है कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी ज़मीन को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको ग्राम सभा की परमिशन की आवश्यकता होगी। तो वैसे मैं इस बात से सहमत हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए डिले को कम करने के लिए कोई रास्ता निकालना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि लॉ को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो कानून बनाया हुआ है या तो कानून को बदलें, क्योंकि देखा यह गया है कि शासन एक तरफ से बहुत ही ऐसे कानून बना देती है जिनका पालन करना मुश्किल होता है, उसके बाद तरीका ढूंढा जाता है कि कैसे इस कानून को हम इम्प्लीमेंट ना हो, और उसमें तरह तरह की शिकायतें भी सुनने को आती हैं। और तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि एक दूरदृष्टि के साथ आपको नीतियां बनानी होंगी, कानून बनाने होंगे। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जब फॉरेस्ट राइट्स की बात करते हैं कि आप आर्थिक विकास दर को तेज करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं, उसके लिए वन भूमि और खनिजों की जरूरत है। सामंजस्य होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में, उसका बड़ा अभाव मैं देखता हूँ। जी जयप्रकाश, आपने डिटेल में इस इशू पे काम किया है। क्या आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप है उसके बाद सरकार में या अलग अलग मंत्रालयों में उसका असर पड़ता हुआ आपको नजर आता है कि थोड़ी गतिविधियां बढ़ी हों, उसको लेकर चिंता बढ़ी हो मंत्रालयों में? मंत्रालयों में चिंता बढ़ी है, लेकिन पुराना अनुभव बताता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के स्तर पर सक्रियता बढ़ने के बावजूद उसका असर नहीं दिखाई देता है। जैसे हम कोयला परियोजनाओं को लें, 3 साल से ये जो है मामला पर्यावरण मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के बीच लटका हुआ है। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय ने इसमें हस्तक्षेप किया, अलग से GOM बनाया गया, और गो और नो गो का मामला था कि कहाँ से कोयला निकाला जा सकता है और कहाँ से नहीं निकाला जा सकता है। और GOM की कई बैठकें हुई, फैसला हुआ कि नहीं, गो और नो गो को ख़त्म किया जाए। इसके बावजूद जो है ज़मीनी स्तर पे कोई सुधार नहीं हुआ है। जो कोयला ब्लॉक प्राप्त करने वाली कंपनियां हैं बता रहे हैं कि नहीं, अभी तो कोई स्पष्टीकरण ही नहीं हमें मिला है। कोयला मंत्री भी यही बताते हैं कि हम कहाँ से कोयला ब्लॉक दे दें।
ये बात तो पुराना अनुभव बताता है कि कोई क्लैरिटी अभी भी आपको नजर नहीं आती है, जो 10 साल बाद यूपीए गवर्नमेंट के 8-9 साल हो गए हैं, इसके बावजूद भी अभी हम लोग परियोजनाओं के लिए केवल कमेटी बना रहे हैं या एक और से समिति देरी होने के कारण, जबकि ऑलरेडी पहले से हमारे पास एक मंत्रालय काम कर रहा है जी उस परियोजनाओं में देरी का पता लगाने के लिए, उनके लिए सुझाव देने के लिए जी। तो इसका मतलब कि सरकार के स्तर भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि कैसे हम इनको आगे बढ़ाएं। जी, हरीश रावत जी आपके पास आना चाहेंगे। आपने सुना हमारे साथी को यहाँ पर, उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं, बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं जैसा कि आपने भी कहा, लेकिन जैसा उन्होंने अभी बताया कि कोयला सेक्टर का जिस तरह से उन्होंने मामला बताया, बहुत सारी बिजली परियोजनाएं लगभग ठप पड़ी हुई हैं क्योंकि उनको कोयला उपलब्ध नहीं है, गैस उपलब्ध नहीं है। तो अभी भी गो नो गो जैसे जो मामले हैं उस पर कोई भी मंत्रालय बोल्ड स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, इसी बाधाओं को दूर करने के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया गया है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि कई चीजें जो बहुत उलझी हुई लग रही थी उसमें आप गति आ गई है और मामले वो सुलझ गए हैं और काम प्रारंभ हो गया है। चाहे वो ऑयल ब्लॉक का मामला हो, कोल ब्लॉक का मामला हो, यहाँ तक कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित कुछ मामले हैं उनको कैसे एक्सपेडाइट किया जाए, वो सब चीजों पर सरकार बहुत एक पॉजिटिव एक्शन फ्रेम लेकर के चल रही है। नजमा जी ने बहुत, मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ, बड़ी मासूम बात कही कि हमको ऐसी स्थिति से बाहर निकलना पड़ेगा कि जिसमें गति बाधित हो रही हो, निर्णय लेने की क्षमता बाधित हो रही हो। लेकिन ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि एक संतुलन कायम रहना चाहिए। जब आप विकास की गति को तेज करना चाहते हैं तो उसमें संतुलन कायम रखने की जो आवश्यकता है वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और उससे कभी कभी चीजें जो अपेक्षा हमारी रहती है गति की वो नहीं मिल पा रही है। आज भी हमें खुशी है इस बात की कि बावजूद सारे दुनिया के अंदर मंदी आने के भी हम दूसरे नंबर की सबसे तेजी से ग्रो करती हुई अर्थव्यवस्था है। जी 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 और जी। ये सब कुछ हमने इन 7-8 सालों के अंदर प्राप्त किया है। मगर प्रधानमंत्री की चिंता यह है कि वो विकास दर को हर हालत में 8% से आगे लेकर के जाना चाहते हैं और वो स्वाभाविक है क्योंकि हमारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में यदि हम 8% की विकास दर नहीं रख पाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारे और असंतुलन पैदा होंगे जो हमारे भविष्य में घातक हो सकते हैं और हमको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना होगा जी, काम करना चाहिए जी जी और ये सब चीजें निकल आएंगी। जी हरीश रावत जी बने रहिए हमारे साथ, फिर लौटेंगे आपके पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि केंद्रीय परियोजनाओं में क्यों देरी हो रही है और उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। नजमा जी आपके पास आना चाहेंगे। अभी एनसी सक्सेना साहब को आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण एक बड़ा मुद्दा है और भूमि अधिग्रहण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी रहा। लैंड एक्विजिशन बिल पार्लियामेंट में पास होना है, उस पर सरकार काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते आपको भी ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किसानों के हितों की बात करें या उद्योगों के हितों की बात करें, भूमि अधिग्रहण बिल पास होना बेहद ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे मुद्दे ज़्यादा प्राथमिकता पर रहे। संसद के अंदर, संसद में काफ़ी गतिरोध बना रहा, उसकी वजह जो भी रही हों, लेकिन जो महत्वपूर्ण काम हैं जिनसे विकास दर प्रभावित होती है वो रुके रहे। देखिए, ये तो अगर कानून बदलना है तो कभी अपोजिशन पार्टी ने कभी भी, खास तौर पे बीजेपी ने, जो देश के हित के जो भी आते हैं बिल लेजिस्लेशन बनने के लिए, उनको एक्ट बनने में कभी वादा नहीं करे। हमारा जिन चीज़ों पे एजिटेशन अगर होता है और हाउस नहीं चलता है तो उसके बदले में हम लेट बैठ के बाकी का काम पूरा करते हैं। इससे कोई हमारे पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि हमने काम करने में, बिल पास करने में मदद नहीं की। जो बिल के नहीं पास होना चाहिए, जिसके लिए हमें लगता है कि देश के हित में नहीं है,
उसके लिए हम लोग एतराज़ करते हैं। मगर जो पॉजिटिव है लेजिस्लेशन, उस पर हमने कभी वादा नहीं की, कभी कोई गड़बड़ नहीं की और हमने बराबर बिल पास करा। सवाल यहाँ पर है कि सरकार जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है, मैं पॉजिटिव बात कर रही हूँ, सरकार जब कोई प्रोजेक्ट बनाती है, सामने आता है प्लानिंग कमीशन के, तो सारे मंत्रालयों को साथ में बिठा के बात क्यों नहीं करते? जब उसको इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो कहा जाता है कि कहीं उसके अंदर जमीन का समस्या आ जाती है, कहीं इन्वायरमेंट की समस्या आ जाती है, कहीं फॉरेस्ट एक्ट आ जाता है। तो आप प्लानिंग जब करते हैं उस स्टेज पे इन मसलों के बारे में नहीं सोचते। आप तो सरकार अनाउंस कर देती है, हमने 150-500 प्रोजेक्ट हमने तय किए हैं ताकि उसकी वाहवाही मिल जाए, मगर वो उस प्रोजेक्ट में से अगर आधे भी नहीं चल रहे तो इसमें सरकार की तो कमी दिखती है, कहीं ना कहीं प्लानिंग की कमी दिखती है। जी बिल्कुल जाहिर है। जी सरकार अपनी जवाब, आपने उनको शुरू ही क्यों किया? सरकार की जिम्मेदारी है कि आपने जब शुरू किया था, जब सड़क बनने की बात आई थी तो ये मसले तो नहीं उठे। अब आज इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सड़कें बननी थी उसमें क्या तकलीफ आ रही है सरकार को? वो प्रोजेक्ट रोक दिया। आज के अखबार में हेडलाइन है कि जो सड़क का प्रोजेक्ट था वो रुक गया है। क्यों? वहां तो कोई जमीन लेने की बात नहीं है, वो सड़कें हैं, उन्हीं को ठीक करना है, उनको चौड़ा करना है। तो जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करते और उसकी वजह से कितने तरक्की में डिले होती है, विकास में डिले हो रही है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। जी एंड प्रोडक्ट में डिले हो रही है। नजमा हिप्तुल्लाह जी, आपकी चिंता जायज है और सरकार की जवाबदेही होती है, सरकार जवाबदेह होनी चाहिए, ये बात भी आपकी सही है। अब मैं लौटूंगा आपके पास एनसी सक्सेना साहब। ये नजमा हिप्तुल्लाह जी की बात सही हो सकती है, लेकिन जो मैंने उनसे बात पूछी कि जिस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल लगातार हर सेशन में लगता है, उम्मीद होती है कि इस बार पास हो जाएगा, इस बार पास हो जाएगा, उसमें ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, उसमें संशोधन की किसी को ज़रूरत महसूस हो सकती है, लेकिन अभी तक वो नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आपने खुद ही कहा कि विकास दर प्रभावित हो रही है। एक और बात जो सरकार की तरफ से कही जाती है कि ओवरऑल देश में एक जो माहौल बना है, करप्शन पर लोग अवेयर हों, इस बात में कोई दो राय नहीं है, सड़कों पर उतरे, आदिवासी अपने हितों के लिए अगर प्रदर्शन करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ओवरऑल एक जो माहौल जो तैयार हुआ है उसमें कहीं ना कहीं, चाहे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या अलग अलग मंत्रालयों के नेताओं की बात करें, वो किसी भी कोई भी कदम आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा सकपकाते हैं, थोड़ा सा डरते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात सही है? देखिए, नजमा जी ने बात की बिल्कुल सही है। हमारे शासन में कोऑर्डिनेशन की बड़ी कमी है जी। आप देखेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, नेशनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड वगैरह बनाया है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट छोटी छोटी बातों को लेकर प्रोजेक्ट को बना कर देती हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह पर 10 पेड़ कट रहे हैं तो आपके पास इतना पैसा है कि आप 1000 पेड़ लगा सकते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मंत्रालय के पास कैंपा फंड्स जो हैं, कॉम्पेंसेटरी फॉरेस्टेशन फंड में 30,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है और बिल्कुल खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमें चाहिए इस 30,000 करोड़ को हम खर्चा करें जिससे कि नए नए और हमारा वृक्षारोपण हो और नए फॉरेस्ट आए, तो उससे होगा ये कि जो छोटा मोटा लॉस होता है उसको हम बेयर कर लेंगे। ऐसे आप देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की बात तो करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन लगातार गिरता चला जा रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जोर होना चाहिए कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं और कैसे जो हमारे आदिवासी लोग हैं उनकी एक्सेस इम्प्रूव हो, मार्केटिंग इम्प्रूव हो, उन्हें अच्छा प्राइस मिले। गेहूं और धान का किसान को पैसा मिलता है, लेकिन जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट खरीदते हैं उनको कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। जहाँ तक आपने लैंड एक्विजिशन बिल की बात कही, लैंड एक्विजिशन बिल में सरकार ही क्लियर नहीं है क्या करना चाहती है। अभी जो बिल बनाया है इतना गलत है। आप देखेंगे कि जब ये आएगा तो चाहे पास भी हो जाए, 1 एकड़ जमीन को अक्वायर करने में आपको 3 साल लगेंगे। मैंने कैलकुलेट किया हुआ है कि इतनी अधिक कमेटियां बना दी हैं, कोई डेलीगेशन नहीं है, तो होगा ये कि आप देखेंगे कि एक एक्विजिशन के लिए फाइल 100 लोगों के पास जाएगी।
तो जो उद्योगपति कहाँ प्राइस देता रहेगा। तो इसमें हमको चाहिए ये था कि सिंपल लॉ बनाएं। तो आप ये कह रहे हैं कि जो प्रस्तावित कानून है वो समस्या ज्यादा पैदा करता, समाधान कम देता है। वो तो समस्या आएगी, अब देखेंगे अगले साल जब पास हो जाएगा। जयप्रकाश जी, जो सवाल मैंने एनसी सक्सेना साहब से भी किया कि जो एक ओवरऑल देश में माहौल बना जिस तरह से सीएजी रिपोर्ट को लेकर, दूसरे इश्यूज को लेकर, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अलग अलग मंत्रालयों से जुड़े ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो फैसला लेने में डरते हैं? कोई हिचक है या सिर्फ तालमेल की कमी है? तालमेल की कमी, ये जो आंदोलन की आप बात कर रहे हैं ये तो हाल के दिनों की बातें हैं जी। लेकिन जो केंद्रीय परियोजनाओं के लटकने की बात है ये तो दशकों से है जी। ये जो मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप पिछले मतलब 10-15 साल का देखें तो हर साल रिपोर्ट में यही होता है कि हमारी 48% परियोजनाएं जो हैं वो 100 महीने देरी पे हैं जी, या मतलब 90 महीने की देरी पे हैं, या 5 साल की देरी पे हैं। तो ये आज की बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो पूरी प्रक्रिया में जो व्यवधान है बहुत पहले से है, और सरकार के स्तर पर वो इसके मतलब सुलझाने का जो है बिल्कुल। तो आप कुल मिला के कह रहे हैं कि ओवरऑल एक अप्रोच जो प्रोफेशनल होने की जरूरत है वो नहीं है, एक तरह का एक खास माइंडसेट बन गया है। जैसे सक्सेना साहब ने कहा, हमारे पास कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है जी। एक प्रोजेक्ट अगर एक मंत्रालय पास करता है जी, मान लीजिए बिजली का एक प्रोजेक्ट जो है कोयला मंत्रालय पास करता है कि हम इसको कोयला देंगे जी, बिजली मंत्रालय उसको ओके करता है जी, लेकिन उसके बाद जो है वो 5 साल तक प्रोजेक्ट इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता है क्योंकि उसे वन और पर्यावरण मंत्रालय ने उसको सही मंजूरी नहीं दी जी जी। जयप्रकाश जी, हरीश रावत जी के पास चलते हैं। हरीश रावत जी, आपने एनसी सक्सेना साहब को सुना, उन्होंने कई जी जी। हरीश रावत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो हरीश रावत जी, सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो हरीश रावत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लगता है हरीश रावत जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। नजमा हिप्तुल्लाह जी, आपके पास आना चाहेंगे एक बार फिर से। अभी जो जयप्रकाश ने खास तौर पे बात कही कि जो सरकार के तौर पर, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो या अभी पिछले 8 साल से यूपीए की सरकार हो, लगातार प्रोजेक्ट डिले होते हैं, और चाहे वो राज्य सरकारों की बात हो, अनाउंस हो जाते हैं, प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते। वो जो पूरा एक अप्रोच है सरकारों का, उसको ही शायद बदलने की जरूरत है, एक प्रोफेशनल अप्रोच की जरूरत है। आप ठीक कह रहे हैं, और यही बात मैंने कही कि सरकार अपनी वाहवाही करा लेती है कि हमने ये प्रोजेक्ट अनाउंस करे। रेलवे मंत्री हाउस के अंदर बोल देते हैं कि हमने यहाँ भी रेल दे दी, वहाँ भी रेल दी, सब कुछ हो गए, ताली बज गई, मगर पहले से तैयारी करके नहीं आते हैं वो प्रोजेक्ट से पहले कि कोऑर्डिनेशन जो मंत्रालय उससे संबंधित हो तो उनकी एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग हो जिसके अंदर ये तय किया जाए कि ये प्रोजेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर होगा तो कितना समय लगेगा, समय भी निर्धारित नहीं करते, और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए ताकि एक प्रोजेक्ट खत्म हो तो दूसरा ले। एक साथ आप 50 प्रोजेक्ट शुरू कर दोगे तो एक पर भी आप ध्यान नहीं दे पाओगे। और ये जो हमारे यहाँ जो बेसिक डेवलपमेंट की कमी है कि ग्रास रूट से नहीं सोचते हैं, ऊपर से टपकाते हैं प्रोजेक्ट, इसमें गलती होती है। तो इसके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। और देखिए, नियत अगर अच्छी होती है तो नीतियां भी अच्छी बनती है। अगर नियत ही नहीं है, खाली ये दिखाने की नियत है कि हम कर रहे हैं और हो कुछ नहीं रहा है, तो मैं समझती हूँ कि काम आगे बढ़ने वाला नहीं जी। हरीश रावत जी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। हरीश रावत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। हरीश रावत जी, आपने एनसी सक्सेना साहब को भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि एक तो कोऑर्डिनेशन की फिर से एक बार उन्होंने बात कही, और दूसरा लैंड एक्विजिशन के जैसा उन्होंने शुरू में भी जिक्र किया था। उनका ये कहना था कि जो पहले से शुरू से वो कह रहे हैं कि दूरदृष्टि रखनी होगी, जो आप लैंड एक्विजिशन बिल लेके आना चाहते हैं वो समस्याएं ज़्यादा पैदा करेगा, समाधान कम देगा। तो और एक कोऑर्डिनेशन और एक प्रोफेशनल अप्रोच की जो बात है, वो सारी कमियाँ हैं जिनको आपको दूर करना है बहुत कम समय में। देखिए, इसी बात को ध्यान में रख करके गवर्नमेंट ने पारित करने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, और हमने उसको काफी सर्कुलेट भी किया, अलग अलग तरीके के व्यू पॉइंट्स को उसमें लिया है, उसमें बहुत सारे बदलाव लाए गए हैं, और हम पार्लियामेंट में भी चाहेंगे कि खुले दिमाग से उस पर बातचीत हो। असल में पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर एक नकारात्मक राजनीति ज्यादा हो रही है, और सबसे बुरी बात यह है कि पार्लियामेंट भी उसके प्रभाव में है। पहले बिलों पर चर्चा होती थी
खूब डट करके चर्चा होती थी, विरोध होता था। लेकिन अब बिलों को ब्लॉक किया जा रहा है, उनको आने नहीं दिया जा रहा है, या आने की स्थिति में जब पार्लियामेंट बैठेगी नहीं तो बिलों पर चर्चा कब करेगी। वो तो खैर मनाइए कि स्टैंडिंग कमेटीज हैं, और वो अभी उस राजनीति से जो मुख्य संसद प्रभावित है उससे प्रभावित नहीं है, इसलिए बहुत कुछ हद तक बिलों पर विचार हो जा रहा है और कुछ स्वरूप उसका बन करके सामने आ रहा है। तो हमको एक इस बात को त्यागना पड़ेगा कि संसद पर नकारात्मकता का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो विरोध है उसको हम 10 मोहल्लों में तय करें, पब्लिक मीटिंग में तय करें, मीडिया में तय करें, और उसको संसद के को बहस का मान करके वहाँ बातचीत के जरिए और जी हरीश रावत जी और मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेता नजमा हेपतुल्ला ये आश्वासन देती हैं कि जब भी सरकार देश हित में और आर्थिक विकास के लिए जो भी बिल संसद में लेके आएगी उन्होंने ना उसका विरोध किया और वो हमेशा सहयोग करेंगे सरकार का, इसी उम्मीद के साथ। और हमारे बाकी सभी मेहमानों ने जो देर आए मगर दुरुस्त आ जाए भाजपा। जी हरीश रावत जी, लेकिन ये भी उम्मीद है कि एनसी सक्सेना साहब और जयप्रकाश रंजन और नजमा हेपतुल्ला ने जो पॉजिटिव सुझाव दिए हैं सरकार को आपस में तालमेल का, एक कॉम्प्रिहेंसिव नीतियां बनाने का, दूरदृष्टि के साथ नीति बनाने का, वो सुझाव आप स्वीकार करेंगे। और ये उम्मीद की जाती है कि प्रधानमंत्री जब उनका कार्यालय जब सक्रिय होता है तो बाकी मंत्रालय भी सक्रिय होंगे और जितनी भी केंद्रीय परियोजनाएं देरी से चल रही हैं वो समय पर पूरी हो पाएंगी और एक प्रोफेशनल अप्रोच तैयार होगी देश में देश हित की परियोजनाओं को पूरा करने में। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं। कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। नमस्कार।